हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हाउ इंडिया फूल्ड यूएस एंड पाकिस्तान टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर। तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यूएसए और पाकिस्तान साथ साथ में चाइना जैसे कंट्री का प्रेशर होते हुए भी भारत एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर स्टेट बन पाया है। और इसी के साथ साथ में 1947 आजादी के बाद आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मालनरिशमेंट, हंगर बहुत ज्यादा होने के कारण भी आज इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तक पहुंच पाया है। तो इस जर्नी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। सो यहाँ बेसिकली जैसा कि आपने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था, जापान जिस तरीके से अनकंट्रोलेबल था, तो यूएसए ने एटम बॉम्ब का यूज किया था पहली बार। और उस ह्यूमन हिस्ट्री में जब इसका यूज होता है 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में, फैट मैन और लिटिल बॉय के नाम से। और उसके बाद से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो उसका इंपैक्ट पड़ता है, सभी नेशंस को एक चीज तो समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं अब यहाँ से अगर हमें बचना है या फिर अपना इन्फ्लुएंस रखना है तो न्यूक्लियर वेपन्स होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो चालू है और यूक्रेन के पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं होना एक अपने आप में बहुत बड़ा कारण बन चुका है। चाइना और ताइवान का भी एस्केलेशंस जो है वो आपको देखने को मिल ही रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था। नाउ अगर हम कंट्रीज की बात कर लेते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1945 में न्यूक्लियर वेपन्स को हथिया चुका था। इसी के साथ साथ में रशिया जो है वो 1949 में, यूके 1952 में, फ्रांस 1960 में और लास्ट चाइना 1964 में। यानी कि ये जो टॉप 5 हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगे। इवन ये परमानेंट 5 भी है तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो चुका था। और जब इन्होंने एल्डर ब्रदर्स के नाम से जाने जाने वाले ये पांचों के पास में जब न्यूक्लियर वेपन्स हो गया तो इन्होंने फिर एक प्लान बनाया जिसको NPT आगे बोलते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो इसको 1968 में लाया गया कि चलो अभी हम लोगों ने तो न्यूक्लियर वेपन्स बना लिया है, अब जिनके पास नहीं है उनको रोकते हैं। बेसिकली उसमें ये था कि जो भी आप यहाँ पे इसके लाइंस को पढ़ोगे तो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को या फिर एक्वायर नहीं करेंगे। मतलब इन 5 के अलावा अब ना ही कोई बनाएगा और ना ही कोई एक्वायर करेगा न्यूक्लियर वेपन। वो इसी के साथ साथ में न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो है वो कमिट होंगे कि किसी भी प्रकार से वो इनकरेज भी नहीं करेंगे। और क्योंकि ये जो है अपने आप में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये 5 कंट्रीज को तो वो फ्रीडम देता है, इस वजह से कहीं ना कहीं भारत ने ये सजेस्ट किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। NPT वगैरह में हम साइन कर देंगे लेकिन कहीं ना कहीं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो भी कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि ये इक्वालिटी और जस्टिस की बात होती है। हालांकि जियोपॉलिटिकल केस स्टडी में हम देखे हैं कई बार कि ये चीजें फ्रीक्वेंटली नहीं होती हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो 191 कंट्रीज जो हैं वो साइन भी कर देते हैं, NPT को वो मान भी लेते हैं। हालांकि कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि भारत, पाकिस्तान और इजराइल, तो ये वो नेशंस हैं जिन्होंने साइन नहीं किया था। और इसी के साथ साथ में नॉर्थ कोरिया भी बाद में विड्रॉ कर लेता है इससे। नाउ इंडिया साइन क्यों नहीं किया था इसकी बात अगर हम कर लें तो जैसा कि आपको पता होगा हमारे होस्टाइल नेबर्स हुआ करते हैं। और इसी के साथ साथ में 1962 में इंडो चाइना वॉर हो जाता है, जहाँ पे मैसिव लेवल पे आपको देखने को मिल जाएगा कि रेपरकशंस दोनों ही देशों को झेलना पड़ता है। लेकिन 43,000 स्क्वायर किलोमीटर्स जो है वो भारत को पीछे ढकेल देता है चाइना। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से और अक्साई चीन वगैरह का पार्ट जो है वो हथिया लेते हैं। और इस वजह से मैसिव लेवल पे डिस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाता है, जो कि हमें एक लेसन सिखा जाता है कि अगेन हमको उन चीज़ों को किस तरीके से बेहतर करना होगा। हालांकि यहाँ पे आप मैप में देखेंगे तो इस तरीके से मैप में आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 1965 का वॉर का भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की बात, अब 3 साल ही नहीं बीता था तब तक पाकिस्तान से भी लड़ाई हो चुकी है। अब पाकिस्तान के साथ जो वॉर होता है तो वहाँ पर भी वैसे तो डिसाइसिवली भारत जो है वो जीत जाता है उस वॉर को, लेकिन अगेन वॉर जब भी होगा उसका इंपैक्ट दोनों ही नेशंस पे होगा। तो ऑलरेडी जो है वो वॉर भी हम लड़ चुके हैं और पीछे से हम चले आ रहे हैं कि हमें बैकवर्डनेस को दूर करना है, आर्थिक जो तंगी है उसको दूर करना है। लेकिन इन सब के बावजूद अब एक चीज समझ में आता है कि ये पड़ोसी जो है वो शांत तभी होंगे क्योंकि चाइना के पास में न्यूक्लियर वेपन्स था और अब पाकिस्तान का भी वो मदद कर रहे थे। तो ये था कि अगर भारत उस रेस में पीछे रह जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। और फिर वहां से लेजेंडरी पर्सनालिटीज आते हैं जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा, जो कि बेसिकली एटॉमिक एनर्जी के फादर भी कहे जाते हैं, यहाँ दोराबजी टाटा। तो ये वो पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने वहां से कमिटमेंट किया कि इंडिया जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला मतलब नेशन बनेगा। ऐसा नहीं है कि भारत सब चीज सहता चला आएगा, तो जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से हम रिटेलिएशन भी करेंगे और वहां से भारत जो है वो चालू कर देता है अपने पहल को।
यहाँ आप देखोगे तो ट्रॉम्बॉय न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है। इवन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बॉम्बे में 1945 में ओपन किया जाता है। तो इस प्रकार से होमी जहांगीर भाभा जो है वो अपना कमिटमेंट के साथ में लगे रहते हैं और इसी के साथ साथ में भारत जो है वो न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिजाइन ग्रुप भी बनाता है जो कि स्पेसिफिकली टारगेट करता है स्टडी ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर पीसफुल पर्पसेस, ठीक है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो प्रकार इस तरीके से आगे बढ़ चुका था कि होमी जहांगीर भाभा ने यह भी कहा था कि अगर हमें 18 महीने बनेंगे तो हम उन चीजों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ आप देखोगे कि बेसिकली उन्होंने कहा है कि एटॉम बॉम्ब इन 18 मंथ्स, लेकिन जैसा ही उन्होंने ये बात कहा इसके 3 महीने के बाद ही उनका डेथ हो जाता है एयर इंडिया के क्रैश में। और ये अपने आप में बहुत सस्पिशियस होता है कि क्या ये एक सैबोटेज था या सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो यहाँ आप देखोगे बेसिकली प्रिंट का आर्टिकल भी है कि मिस्ट्री ऑफ 1966 एयर इंडिया क्रैश दैट किल्ड न्यूक्लियर पायनियर भाभा। जस्ट बिकॉज कि पाकिस्तान के पास मतलब वो बगला गए, परेशान हो गए। जस्ट बिकॉज आप देखोगे यहाँ पे तो 1970s में उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के जुल्फिकर अली भुट्टो, तो उन्होंने ये तक भी कहा कि हम घास खा लेंगे, भूखे रह जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं अगर भारत के पास में न्यूक्लियर वेपन हो जाएगा तो हमें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी वजह से आप देखोगे तो कई बार ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इसमें हाथ हो सकता है और इस वजह से वापस से भारत जो आगे बढ़ रहा था, जो लग रहा था कि इंडिया जो है वो बहुत जल्द न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल कर लेगा, हम पीछे आ जाते हैं। एक तो वॉर के कारण से भी और अब जो एमिनेंट पर्सनालिटीज होते हैं उनकी डेथ होने के कारण से भी। इसी के साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पे एक आर्टिकल है कि भाभा का डेथ जब होता है तो उसमें 117 लोग और भी होते हैं उस डिजास्टर में, जहां पे बोइंग का जो क्रैश होता है वो माउंट ब्लैंक वाले एरिया में जाकर के क्रैश हो जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी भी उन्हीं के बाद में हार्ट अटैक मतलब ताशकंद जब जा रहे होते हैं, ये भी अपने आप में एक सस्पिशियस डेथ होता है। तो जैसा कि आपको बताया जिन पर्सनालिटीज का हमने चर्चा किया उन्हीं पर्सनालिटीज का जब डेथ हो गया तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटबैक बन गया। साथ साथ आप देखोगे तो अब बात आ जाता है 1971 जब ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जो बंगालीज वहां रह रहे थे उनके ऊपर जो पाकिस्तान अत्याचार करता है, वेस्ट पाकिस्तान यानी कि जो आज का पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश आज का, तो बेसिकली उनके ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार किया जाने लग गया कि वो अब ऑपरेशन सर्च लाइट चलाते हैं। और इस ऑपरेशन में आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो मतलब बदतमीजी कर रहे हैं और इसी के साथ साथ में भारत को भी इंटरफेयर करना पड़ता है क्योंकि भारत के ऊपर भी वो हमला करने लग जाते हैं। और इसी बीच भारत से बांग्लादेश मदद भी मांगता है और फिर बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत जो है वो ऑपरेशन विजय चलाता है और भारत के मदद से बांग्लादेश आज एक आज़ाद मुल्क है। और शेख मुजीबुर रहमान जो फाउंडर हैं वो कई बार कहते आए हैं और भारत का शुक्रिया अदा भी करते रहे हैं। और ये आप देखोगे स्मिथसोनियन मैगजीन में तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ था कि किस तरीके से जब ये बांग्लादेश का होता है तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि 3 मिलियन मतलब कि 30 लाख बंगालीज को मारा जाता है पाकिस्तानीज के द्वारा। तो इस प्रकार से इम्पैक्ट जो है ये एक होलोकॉस्ट जैसा बना देते हैं और इसका रिपरकशंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ साथ आप देखोगे तो बेसिकली जब ये चल रहा होता है लिबरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि यूएस का फ्लीट जो है यूएस से सीधा 75,000 का जो टन है अपने आप में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भारत के इंडियन ओशन वाले रीजन में ला करके रख देते हैं, स्पेशली बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, कि आप अगर भारत मतलब पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करेगा तो फिर यूएसए जो है वो अपने फाइटर्स और बॉम्बर्स का इस्तेमाल करेगा और इंडिया के ऊपर लिटरली उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स का भी हम इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार के शब्द थे यूएस के राष्ट्रपति के, अभी हम उसको देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। और अरेबियन सी में यूके अपने शिप्स को स्थापित कर चुका था, मतलब बे ऑफ बंगाल में यूएसए के शिप्स और यूके जो है वो अरेबियन सी वाले रीजन में, मतलब भारत को घेरने की तैयारी हो चुकी थी। हालांकि जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारा ऑल वेदर अलाई जो रशिया है वो ऐसे ही मतलब ऑल वेदर अलाई नहीं बना है। रशिया ने आईएनएस विक्रांत हमारा खुद का है और 20 लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ में आपको देखने को मिलेगा रशिया 2 क्रूजर्स भेजता है, 2 डिस्ट्रॉयर्स भेजता है, सपोर्ट वेसल्स और 6 सबमेरीन्स। यानी कि रशिया जो है वो पूरी तरीके से डोमिनेट करता है कि इंडिया को खरोच भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर भारत को कुछ होता है तो वर्ल्ड वॉर 3 के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से शब्द थे रशिया के और इस वजह से कहीं ना कहीं यूएसए और यूके जो है वो पीछे हो जाते हैं और फिर आजाद बांग्लादेश आज आपको देखने को मिल जाएगा। वरना ये पूरी तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट में थे और भारत के अगेंस्ट में हुआ करते थे। नेक्स्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अरब इजरायली वॉर वगैरह भी होता है, इस तरीके से यूएस को एक हिट पड़ता है। साथ साथ में सोवियत चाइनीज बॉर्डर डिस्प्यूट भी आपको देखने को मिलेगा। और ये जो निक्सॉन है बेसिकली ये राष्ट्रपति हैं, आपको देखने को मिल जाएगा 1971 के टाइम पे, और उन्होंने ही इस बात को साफ साफ साझा किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बेसिकली उन्होंने लिखा भी है कि 4th टाइम ही कंसीडर्ड द न्यूक्लियर ऑप्शन मिस्टर निक्सॉन सेड वाज ड्यूरिंग द 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, मतलब चौथी बार उनको सोचना पड़ गया। 1971 का जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा था तब यूएसए को लगा कि मतलब कहीं ना कहीं हमको इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज ना करना पड़ जाए, और ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट में उनके छपा था।
इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल, यानी कि जब हमारे यहाँ उसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जब आती हैं तो वो न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल्स का प्रमोट करती हैं ताकि हम इस सेक्टर में आगे बढ़ सकें, और हम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा लॉन्च करते हैं, यानी कि इस न्यूक्लियर डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करके जो भी हमें मतलब चट्टानी तोड़नी है या फिर किसी भी प्रकार से हमको मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह में जो हम हेल्प ले सकते हैं उसके लिए मतलब हमने पीसफुल पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल चालू किया। और इसी के साथ साथ में हम आगे बढ़ते, इसी बीच इमरजेंसी लग जाता है अब, तो 1975 का समय और इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दिया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। इंदिरा गांधी जी ये कहती हैं कि मतलब राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। अब वापस से देश में संकट हो जाता है, और साथ साथ में देश छोड़िए अब विदेश में भी संकट होता है, क्योंकि सेकेंड ऑयल क्राइसिस जो है वो उत्पन्न हो जाता है। गल्फ नेशंस जो हैं वो अरब इसराइल वॉर के वजह से कहीं ना कहीं वो ऑयल प्रोडक्शन को कम कर देते हैं 5% से, जिसकी वजह से जो है वो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वापस से वित्तीय संकट जो है वो आ जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हिट कर जाता है। इसी के साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं भारत को यूएस ने डिटेक्ट भी कर लिया था न्यूक्लियर टेस्ट बिल्डअप, जो कि पोखरण में कंडक्ट किया गया 1995 में, क्योंकि 1995 तक वापस से कोशिश किया गया लेकिन यूएसए ने उसको डिटेक्ट कर लिया था अपने स्पाई सैटेलाइट्स से, और 1995 में राव ने अप्रूव भी किया था इस टेस्ट को। हालांकि CIA जो है उन्होंने डिटेक्ट कर लिया था, और इसके बाद में इसके फोटोग्राफ्स भी छपे थे, और बाकी फिर आपको मतलब सैंक्शंस का उन्होंने खतरा दिखाने लग गए। फिर 1 साल बाद आपको देखने को मिल जाएगा कि फिर से ट्राई किया गया, लेकिन फिर से एक कॉल आया CIA के ऑफिशियल से कि आप न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट ना करो, क्योंकि लगातार अब हम देख रहे हैं कि अभी तक हमारा जर्नी हम 1995 तक आ गए हैं, लगभग 40 से 50 साल हम बिता चुके हैं, और अभी तक हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो पाया है। फिर यहाँ पे ये 3 लेजेंडरीज आते हैं, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, APJ अब्दुल कलाम साहब, और साथ साथ में R चिदम्बरम साहब। तो ये वो पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने मतलब अब शपथ ही ले लिया था कि भारत को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाना है, और इस प्रकार से इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है कि बेसिकली आपने पोखरण मूवी में तो देखा ही होगा कि किस तरीके से मतलब उनका योगदान रहा है। और जब सक्सेसफुली इस चीज़ को जाकर के इंस्पेक्ट करना, खुद मिलिट्री ऑफिशियल्स के ड्रेस में जाना, USA के स्पाई सैटेलाइट्स ना पकड़ सके, इसलिए कहीं ना कहीं मतलब उसका हर एक मटेरियल को इस प्रकार से लोकेट करना, नेविगेट करना, बहुत मशक्कत के बाद में भारत सक्सेसफुली इस चीज को कर पाता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ऑपरेशन शक्ति जो है उसका नाम रखा जाता है, और जब ये सक्सेसफुली 11 मई 1998 को, यानी कि आज 25 साल हो चुके हैं, और ये संपन्न हो पाता है, जो कि मेजर माइलस्टोन जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट्स हैं, हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं, इनके वजह से ही हो पाता है, क्योंकि अगर इनका योगदान नहीं होता तो ये असंभव होता। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो अब हम प्राउडली कह सकते हैं कि 9 कंट्रीज जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसमें से भारत एक खुद है, जो कि हमने देखा कि किस प्रकार से संघर्ष भारत का रहा है, और उसके बाद भी मतलब इतने रिमार्केबल, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार जब सरकार में आते हैं तो 13 दिन में सरकार उनका गिर जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, और फिर वो सरकार में मेजोरिटी प्रूफ पार्लियामेंट में नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी बार जब चुन करके आते हैं तो फिर उस वक्त वो शपथ लेते हैं कि भारत को सबसे पहला काम ही यही करेंगे, और न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाते हैं, और जिसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम साहब का है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने जीवन भूमिका को निभाया है। एक टीचर के तौर पर, एक राष्ट्रपति के तौर पर, एक इंजीनियर के तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ जो है वो साइंटिस्ट के पद पर रह करके उन्होंने दिखाया है। तो ये आपको बाकी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, और आज का भारत बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से फिर हम यहाँ पे सेकेंड मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी जो है वो बन चुके हैं, साथ साथ में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो बन चुके हैं, GDP के टर्म्स में हम 5वें लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बन चुके हैं, और भारत जो है वो ग्लोबल लीडर के रेस में आज बहुत आगे बढ़ चुका है कि हम ग्लोबल साउथ जो कोऑपरेशन है उसका हम वर्चस्व करते हैं। और आज आप देखोगे तो भारत का लोहा हर कोई मानता है, और इसी वजह से आपको देखने को मिल जाएगा कि UN जनरल असेंबली में वो परमानेंट मेंबरशिप भी देना चाहते हैं, जहां चाइना सैंक्शंस लगाता है। कभी हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए वर्ल्ड अफेयर्स सेक्शन में। बाकी आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ये हमारा जो है वो जर्नी रहा है, और इसके बावजूद भी कि जैसा ही भारत में कंडक्ट होता है उसके 2 साल बाद ही पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स आ जाता है, यानी कि चाइना और USA किस प्रकार से पाकिस्तान की मदद कर रहे थे कि उसके तुरंत बाद इनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हो जाता है। और पाकिस्तान का तो इकोनॉमी आपको पता है, अब उनके पास में खाने को ठीक से नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ वो बहुत आगे बढ़ गए। इसी के साथ साथ में ये जो आर्टिकल आपको इंडियन एक्सप्रेस का देखने को मिलेगा तो ये भी एक्सप्लेन करता है किस तरीके से पोखरण हुआ था और किस तरीके से भारत ये मुकाम तक पहुंच पाया था। ओवरऑल आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करिएगा ताकि ये जो एफर्ट लगता है वो आप अप्रिशिएट करें, और वीडियो को पूरा देखा करिए जिससे कि यूट्यूब भी रेकमेंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कर सके। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।